प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया टॉक की, जिस पर उन्होंने हुकूमत पर खूब तनकीद की है। मरीम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू में की गई बातों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म का बयान नामुनासिब था। उन्होंने कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक़ बयान पर भी खूब तनकीद की, जबकि आखिर में मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि अगर कातिल हुक्मरानों से नवाज शरीफ की ज़िंदगी की ज़मानत मिल जाए तो मैं कल शाम की फ़्लाइट से उन्हें वतन वापस बुला लूँगी। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का पेट्रोल पर टैक्स लगाकर 600 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्रोग्राम है, जिसका मतलब यह है कि गरीब की कमर टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क चलाना है तो FBR को बंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस बार रिकॉर्ड गंदम हुई है, मगर इसके बावजूद भी बाहर से गंदम मंगवाई जा रही है। हुकूमत बताए कि क्या बाहर से आने वाली गंदम से रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। जबकि असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ बात करने से डर लगता है क्योंकि वो जेल भेज देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अपोजिशन फ़ौज को उकसाती है, बताएं कि किसने किस अफसर से रब्ता किया, मगर ना इल्ज़ामात की सियासत न की जाए। अपोजिशन अरकान के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि अपोजिशन की तरफ से सदारती निज़ाम और 18वीं तरमीम के शोशों की हुकूमत की तरफ से तरदीद करता हूँ। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोई भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कानून साजी नहीं कर सकती। अपोजिशन पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है तो पार्लिमानी कमेटियों को बॉयकॉट करने की बजाय ऐवान में आएँ और यहाँ इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें। दूसरी अहम चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि परवेज़ इलाही भी अपोजिशन अरकान के साथ मुलाकातें करते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमजा शहबाज से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है, जबकि गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद अपोजिशन की जमातों से परवेज़ इलाही की मुलाकात से इस बात का इंदिया मिलता है कि इलेक्शन 2023 की तैयारी की जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में विफाक में खुद को मजबूत करने के लिए जनूबी पंजाब में फोकस कर रही है, जिसके लिए जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उनका फैक्टर एक अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब में कामयाबी हासिल करने के लिए काफ लीग किसी भी सियासी जमात का पलड़ा भारी करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ताहम यह आने वाला वक्त बताएगा कि काफ लीग नून लीग के साथ इत्तेहाद करती है या फिर पीपल्स पार्टी को अपना कांधा मुहैया करती है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाकातें कर रही है आपके इत्तेहादियों के साथ, या यूँ कह लीजिए कि आपके इत्तेहादी हैं और मिल रहे हैं जाके आसिफ ज़रदारी को, इस पर तहरीक इंसाफ को कोई तशवीश है? थैंक यू असद। हमें बिल्कुल कोई तशवीश नहीं है। हमारे एलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि किसी की अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी चेंज होगी। जहाँ तक मैंने सुना है, एक तो ये कि हमारी पार्टी को इस बात का पता था, गवर्नमेंट इस बात को जानती थी, और दूसरी बात ये है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि जब परवेज़ इलाही साहब बीमार थे तो पीपल्स पार्टी से भी लोग वहाँ पर उनकी इयादत के लिए गए थे, तो वो भी जाना चाहते थे, काफ लीग के लोग भी। तो एनी हाउ जरदारी साहब ने उनको ये फरमा दिया था कि आप सिंध ना आएँ, बल्कि आप इधर ही, जब हम लाहौर आएंगे तो आप हमसे मुलाकात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी की सियासी लोगों की बैठक को मेरा ख्याल में कदगन की नज़र से या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की ऐनक से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हर कोई अपने सियासी उसमें उठक बैठक में, मुलाकातों में आज़ाद है, किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है। मेरा ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि जो 2023 का इलेक्शन होगा वो बिल्कुल जो है वो मफरूज़ों पर मबनी नहीं होगा, वो इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर तो मैं आपसे बात करता हूं, लेकिन ये बताइए कि जो खबरों, जो रिपोर्ट हुई हैं, जो सोर्सेज से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और आज के अखबार में शाये भी हुई हैं, वो ये है कि अगले इंतखाबात के लिए कोई इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की शायद बात हो रही है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मिलकर इस फॉर्मूले पर कोई बात कर रहे हैं। सोर्सेज से ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। आपकी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्म में ये बात है, और क्या इस पर भी आपको कोई तशवीश नहीं है?
अच्छा, मैंने असद सीधी बात है कि इलेक्शन का कोई फार्मूला होता नहीं है। इलेक्शन जो है अपने ज़ोर बाजों पे, अपने आइडियोलॉजी पे और अपने डेवलपमेंट के काम के ऊपर और प्रेजेंस के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जिसमें हमारा फुटप्रिंट और प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है अपने हल्कों में। खुद मैं डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़के आई हूँ। मेरे वर्कर हैरान होते हैं कि हुकूमत में होते हुए और मिनिस्टर होने के बावजूद जो है ये इतना सारा टाइम अपने हल्कों को देती है। और जारी बात है, मैं उस नॉर्म्स को, स्टेटस को छोड़ना, मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ। और वो यही है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी जो आवाम ने आपको इज्जत दी हो, आपने अपने हल्कों में रहना होता है। तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बनती हैं, लेकिन मैंने जो आपको कहा है कि हम जब 2023 का इलेक्शन लड़ने जाएंगे, हम इंसाफ सेहत कार्ड के ऊपर जो पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहली दफा पीटीआई की हुकूमत दे रही है, वरना तो लोग डिसिप्लिन के गोले के लिए तड़पते थे। हम कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत लड़ेंगे। हम बिलियंट्री सुनामी पे कि किस तरह हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हम उस पर लड़ेंगे। हम एहसास प्रोग्राम पे लड़ेंगे जो 260 बिलियन हम बेवाओं की, खवातीन की, नादारों की हम किफालत करें। हम आवाम के पास जब जाएंगे तो हमारे पास, तो मैं समझती हूँ कि हम डैम्स के ऊपर जाएंगे कि जो पहली हुकूमत है जिसने 1963 के बाद पहली दफा पाकिस्तान ये बताइए सरदार साहब, ये बिल्कुल सही है, आपका फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, जैसे कि आप पिछली मर्तबा भी गए थे, तो आपने पहले से अपने इलाज का तायुन किया था, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, यानी मुस्लिम लीग काफ का, और आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़े थे और आपने वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। आपको उम्मीद है कि इस मर्तबा जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ थे वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, नंबर एक, और नंबर दो, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगली मर्तबा भी आप ही के साथ इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? असल जो सियासत है ना, इसमें हर रोज़ डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। इंसान को अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का पता होना चाहिए। जारी बात है, काफ लीग क्या सोचती है या कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है, मैं उनके बिहाफ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। मुझे अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का पता, और मुझे अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी का ये पता है कि सेंटर ऑफ जो वो हैं लीडरशिप हैं, जो आइडियोलॉजी है, जिन्होंने हम जैसे 100 के करीब जो है यंग लीडर्स क्रिएट किए, ब्रांड्स हैं। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, हमारे नाम से आप बल्ले का निशान हटा दे तो हम तो स्टेटस को से लड़ ही नहीं सकते। आखिरी सवाल इस ज़मीन में, फिर मैं आगे चलता हूं। कैबिनेट के मिनिस्टर्स बने हैं। मुझे ये बताइए, क्या तहरीक इंसाफ ने ये कैलकुलेट और इवैल्यूएट किया है, क्या ये इवैल्यूएट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनको अब इलेक्टेबल्स की जरूरत नहीं रही, सिर्फ बल्ले का निशान अगली हुकूमत बना सकता है? वो इलेक्टेबल्स जो जहांगीर तरीन साहब के साथ आए थे, जो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले इलेक्शन आपकी पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी जरूरत नहीं रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यह आपने कैलकुलेट और इवैल्यूएट कर लिया है? देखिए, हमें तजर्बा है, अब हम हुकूमत में हैं। हमने KPK में भी जब पिछली दफ़ा हुकूमत बनाई तो हम एलाइस के सहारे चले थे। हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि हम क्लीन स्वीप करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। अभी भी हमने बहुत बेटर परफॉर्म किया है। हम जब 2023 के इलेक्शन में जाएंगे, मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा टिकट, हमारा वोट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। और अगर हमारे एलाइज और दुनिया में जो एकेडमिया है वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट में और रीजन के इंटरेस्ट में और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो कंपैरिजन जब करते तो उनको पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाए का कोई लीडर नहीं है, उसके जैसा सच्चा बहादुर लीडर नहीं है, और जिसका सिर्फ इंटरेस्ट है और वो पाकिस्तान है, जो कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही सोचूंगा, मैं अपने हवाई अड्डे किसी को गिरवे रखने नहीं दूंगा, मैं किसी को उजरती कातिल हम नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान के मफाद अपने फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे और हम पाकिस्तान के अवाम के लिए करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो बड़े एक जो फ्लक्चुएटिंग वोट होता है, जो बड़ा सीरियस होता है, जो चीजों के ऊपर नजर रखता है, उनको ये बात नजर आ रही है कि जब 2023 भी आएगा तो वो ये वाहिद क्लीन हुकूमत होगी जिसके ऊपर करप्शन के कोई चार्जेस नहीं होंगे, आपने करप्शन की बात कर दी, आपने करप्शन की बात की, लेकिन करप्शन फ्री करने का वादा भी आपने किया था। मेरा सवाल यह है कि आपने जैसे अभी खुद ही जिक्र किया कि अगले इलेक्शन में आप बिलियन ट्री सोनामी को लेकर जा रही हैं, आप डैम्स को लेकर जा रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर जाएंगे, लेकिन वो वादा जो आपने किया था कि हम एहतसाब करेंगे लोगों का और चोरों से पैसे निकलवाएंगे, क्या आपको लगता है 3 साल के बाद क्या आप उस वादे को पूरा कर पा रहे हैं? मेरा सवाल ये इस ज़मीन में है क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब की भी जमानत हो गई है, जो मुस्लिम लीग नून के एक आखिरी लीडर बचे थे जो अभी तक अंदर थे, उनकी भी जमानत हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब का केस अगर देखें तो 2018 से इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है, और ख्वाजा आसिफ साहब पर 6 महीने से कैद हैं और उन पर 6 महीने में भी रेफरेंस फाइल नहीं हो सका और आज वो रिहा हो गए हैं। तो आप अपनी एहतसाब की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं?
देखिए असद, अगर आपने रिट्रीव मनी देखनी है जो हम लोगों ने जिन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस थे, अगर आप देखें तो उसमें अब जो है हमारे इस तरह के इदारे हैं जो वापस उनसे पैसे लेते हैं, जो उन्होंने करप्शन करके पाकिस्तान के पैसे को लूटा होता है, स्पेशली पब्लिक अकाउंट होल्डर का। तो उसमें तो अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 450 बिलियन के करीब जो है ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि इस तरह के लोगों से पैसे वापस हो गए। जारी बात है व्हाइट कॉलर क्राइम जो है वो कोई ये शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, हमजा से, राना सनाउल्लाह से, अहसन इकबाल से, शाहिद खाकान अब्बासी से, किससे निकलवाए हैं पैसे? मैं वही कह रही हूँ कि देखिए असद, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, हमारा काम है करप्शन की निशानदही करना, हमारा काम है उसको नैब को देना, नैब का काम है इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट्स के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आई एम रियली सॉरी। देखिए कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, अगर वो किसी को जमानत देती है या वापस पकड़ती है, किसी को सजा देती है, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जब आप लोगों को पकड़ने में किरदार अदा करते हैं या कहते हैं मैं जेल में डालूंगा, तो आपकी मुराद होती है प्रोसिक्यूशन, कि हम हुकूमत के तौर पर प्रोसिक्यूशन करेंगे। तो अब जब आप समझ रहे हैं या देख रहे हैं कि लोग आजाद हो रहे हैं, छूट रहे हैं, तो आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है आपकी? देखिए असद, 3 सालों में अगर आप नैब की चेयरमैन की अपनी स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने प्रॉपर ये उनके रिकॉर्ड पे कि उन्होंने 450 बिलियन के करीब रिकवरीज की हैं, और उसमें बड़े लोगों के नाम शामिल है, प्ली बार गेंस वालों के भी नाम शामिल है, सिंध में बड़े लोगों के नाम शामिल है। कोई एक नाम बता सकती हैं? जिन लोगों के आपने मुझे नाम गिनवाए हैं, जो जारी बातें, जी मैं वही आपको कह रही हूँ। नहीं, वो तो आप जारी बातें नैब की उसमें चले जाएं, जो उनके नैब के चेयरमैन ने जो स्टेटमेंट दी है, आपको वहां से रिकॉर्ड मिल जाएगा कि किस किस ने प्ली बार गेन किया और किस किस से पैसे। क्या नवाज शरीफ की जायदाद को जो है वो नीलाम नहीं किया गया पिछले दिनों? जब ये है ना कि आखिरकार हमने कब्जा माफिया से जो है पंजाब के अंदर हमने पाकिस्तान के जो है वो चाहे वो जंगलात की जमीन थी, चाहे वो औकाफ की जमीन थी, हमने वो छुड़वाए कब्जे। तो इसका मतलब ये कि कन्विक्शन रेट बेहतर हुआ है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का आपने मुझे नाम दिया, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे ख्वाजा आसिफ है, चाहे ये जो भी हैं, जितना मर्जी किसी को जमानत मिल जाए, जमानत का मतलब ये तो नहीं है कि उससे फर्द जुर्म खत्म हो गया। आखिर शहबाज शरीफ को ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि 1990 में 27 लाख की टोटल जवाब देंगे जब उनका ट्रायल चल रहा होगा। क्या आपके इल्म में है कि मार्च से लेकर अब तक शहबाज शरीफ का ट्रायल नहीं चल रहा? लाहौर में जो नैब अदालतें थी जिसमें उनका ट्रायल चलता है, उन पर ताले पड़े हैं। क्या आपके इल्म है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके जजेस ट्रांसफर हुए थे और लॉ मिनिस्ट्री ने दोबारा जजेस को अपॉइंट नहीं किया, जो रिकमेंडेशंस आई थी उसको उन्होंने प्रूव नहीं किया? और क्या आपके इल्म में है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी अभी तक 2 साल में? देखिए जारी बात है असद, में कोर्ट्स के कन्विक्शन या कोर्ट्स की सजाओं के बारे में मैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ। कोर्ट्स आज़ाद हैं, वो जब अपने फैसले करें। हम किसी को इंटरफेरेंस तो करते ना, हम किसी के लिए फ़ोन करते हैं, हमारे एहतसाब सबके लिए बराबर है, चाहे हमारी पार्टी के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, चाहे किसी के लिए हो। मेरा सिर्फ आपको स्टेटमेंट ये है कि कन्विक्शन रेट बेहतर हो गई है, पैसे वापस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन किसी की जमानत का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर फर्द जुर्म खत्म हो गई है और मुजरिम नहीं है। शहबाज शरीफ को ये जवाब देना पड़ेगा कि 27 लाख की टोटल प्रॉपर्टी 1990 में, 2018 में वो अरबों डॉलर के मालिक कैसे बन गए? 7 अरब की प्रॉपर्टी कैसे निकल आई? मनी ट्रेल क्यों नहीं है? नवाज शरीफ को भी यही जवाब देना पड़ेगा कि जब वो इलाज करवाने गए हैं, स्कॉन्डर इश्तहारी है कोर्ट में, वो वापस क्यों नहीं आते? इसी तरीके से अगर ख्वाजा आसिफ है, इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ को हिसाब तो देना पड़ेगा ना कि अगर वो पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्टर थे तो वो दुबई में कहीं पर इकामा होल्डर होकर चपरासी की नौकरी कैसे कर रहे थे? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज जितना मर्जी कोर्ट के ऊपर पथराव कर ले, उनको ये जवाब तो सिर्फ एक आखिरी बात है सर, उनको ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि मरियम नवाज के पास लाहौर के अंदर 4 मौजाजात के ऊपर किस तरीके से उनके पास जो है वो इतनी महंगी जमीन जो है वो जरा उसके पास आ गई है। जवाब पूछो तो कहते हैं कि जी आपको पता है कि वो इदारे जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हैं, आपकी हुकूमत के मातहत हैं, उन्होंने अभी तक जाती उम्रा का जवाब जमा नहीं करवाया जो सिविल कोर्ट में फाइल होना था। आपके अपने इदारे जवाब जमा नहीं करा रहे, काम नहीं कर रहे, तो बाकियों को तो छोड़े ना। मरियम नवाज ने क्या जवाब देना है? जो जवाब अदालत ने मांगा हुआ है वो जवाब वहां पर अदालत में जो है वो आपके इदारों की तरफ से जमा नहीं करवाया जा रहा है। एनीवे, मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके जो मुखालिफ थे नवाज शरीफ साहब, उनके ज़माने में जो मोटरवेज़ और जो अहम पार्क्स और इदारे गिरवी रखे जाते थे और जो आपके गिरवी रखे गए हैं आपकी हुकूमत में, इन दोनों में क्या फ़र्क है?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो गिरवी रखवाने का जो जितना भी ठेका था या जितना हवा अड्डों को और कौमी इदारों को और मोटरवेज को गिरवी रख के जो है वो तो नवाज शरीफ ने उसकी इब्तदा की। हमने सकूक बॉन्ड जारी किया और सकूक बॉन्ड में और गिरवी रखवाने में बड़ा फर्क है। सकूक बॉन्ड इस्लामिक फाइनेंसिंग का एक तरीका है जिसमें गिरवी कोई चीज नहीं रखी जाती और ना ही कोई असासे बेचे जाते हैं। असासे जो वो एक कंपनी बनती है वो पब्लिक के हो जाते हैं, वो फायदा वो उठाते हैं, 3 से 5 साल तक इसके प्रॉपर जो है एक इजरा होता है, वापसी फिर वो दोबारा स्टेट की हो जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल जो इदारे जो गिरवी रखवाए गए हैं 2005 से 2017 तक 3600 मिलियन डॉलर के और इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड जारी में, उसका तो फिर नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और पीपल्स पार्टी को तो उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो 2008 से लेकर 2018 तक इन्होंने जो टोटल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने डोमेस्टिक जो सकूक बॉन्ड जारी किए उसमें 15 खरब यानी 15 ट्रिलियन 96 अरब 33 करोड़ ज्यादा किए ना, आपने कम किए जो है इन्होंने असासे जो है वो गिरवे रखवाए हैं। नहीं, हमने देखिए, मैं आपको सच क्या कह रही हूँ, हमने इसमें कोई चीज गिरवी नहीं है, ये सकूक बॉन्ड है, ये इस्लामिक लॉ के मुताबिक है, इसके ऊपर कोई सूद नहीं है और इसमें कोई चीज गिरवी नहीं है, इसमें कोई चीज बेची नहीं जा रही है और इसका टाइम फ्रेम भी मुकर्रर है। या तो फिर आप ये कहें ना असद के हम धड़ाधड़ कर्जे ले लें, हम तो धड़ाधड़ कर्जे नहीं लेते हैं, या फिर आप कहें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मिसाक डार की तरह स्टेट बैंक को नोट छापने की मशीन बना दे, वो तो हम करते नहीं है। या फिर आप ये करें कि हम टैक्स जो है वो अवाम गरीब अवाम के ऊपर डाल दें, ये हम करते नहीं है। तो हमारी ग्रोथ रेट की इकोनॉमी है, चाहे सकूक बॉन्ड भी हम करें, चाहे हम ग्रीन बॉन्ड वापडा का उसका इजरा करें। जाते जाते ये बता दें ज़रदार गुल साहबा कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की जमानत देंगी ताकि वो कल ही वापस आ जाएं? देखिए, अल्लाह जमानत दे सकता है, लेकिन मुझे पता है उसकी नालायक निकम्मी बेटी ने आज ये स्टेटमेंट दी है, जो सारा दिन जो है वो करप्ट वालिद का जो है वो उसको डिफेंड करती रहती है। ये इंतहाई शर्म की बात है कि दूसरों को कोर्ट्स के ताने मारने वाले कभी ये नहीं कहते कि जो कोर्ट उसको इश्तहारी और मुजरम करार दे के गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो बेहतर है कि उसकी बेटी मोहतरमा नवाज शरीफ की पहली फ्लाइट करवा के पाकिस्तान लेकर आए और कोर्ट्स को इज्जत दें और बताएं कि आप 1 साल से जो बीमार हैं, आप गवाल मंडी में जाके जो है वो गुल्ली डंडा खेलने वाले किस तरीके से वहां जाके रॉयल्स के गेम्स जाके देखते हैं, किस तरीके से वो जो है अपने पाकिस्तान के पैसों पे मनी लॉन्ड्रिंग करके और कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रदार गुल साहबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या सूरत डेवलप हो रही है, कितने अजला पर तालिबान का कब्जा हो गया है, इससे कौन परेशान है, अफगानिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान इसको किस तरह से देख रहा है, अमेरिका की तशवीश क्या है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान का एक अहम ज़िला लोगर का गांव सुरखाब काबुल से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। सुरखाब के इलाके में चंद दिन कबल अफगान तालिबान ने अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का परचम बुलंद कर दिया है। हैरान कुन बात यह है कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का आबाई घर इसी गाँव सुरखाब में वाक़ है, जो कि अब तालिबान के कब्जे में है। CNN के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान के 350 के करीब अजला तालिबान के कब्जे में चले गए हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान ने शेर खान पोर्ट पर भी अपना परचम लहरा दिया, जो कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान का गेटवे है। अफगान तालिबान एक एक करके अफगानिस्तान के सभी अजला पर कब्जा जमाते चले जा रहे हैं और यह सब कुछ बगैर किसी लड़ाई या जंग के बड़े पुरअमन तरीके से हो रहा है। कई तज्जियाती रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान काबुल के गिरदोनवा तक पहुंच चुके हैं और अमेरिका के साथ अमन मुआहिदे की वजह से काबुल पर अपना झंडा नहीं लहराना चाह रहे और कयास यही किया जा रहा है कि 11 सितंबर को अमेरिका के इनखला के अगले रोज़ 12 सितंबर को काबुल पर भी परचम लहरा दिया जाएगा। ताहम ये आने वाला वक्त बताएगा कि काबुल का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ब्रदर मुल्क तुर्की के पास है, जिसने पाकिस्तान से मदद तलब कर रखी है। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी इनखला को देखा जाए तो अमरीका के लिए अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखने के लिए करीब तरीन मकाम पर फौजी अड्डे हासिल करना किसी मुहिम जोई से कम नहीं है।
अमेरिका की पहली नज़र पाकिस्तान पर थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दो टोक और वाशगाफ अल्फाज में फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। कुछ अर्सा कबल जब CIA चीफ पाकिस्तान आए तो उनसे मिलने से भी वज़ीर-ए-आज़म ने इनकार कर दिया था। गैर मुल्की सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम अमन का हिस्सा तो बन सकते हैं मगर लड़ाई का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हमने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दिए तो अफ़गानिस्तान में इख्तिताम को पहुँचने वाली जंग एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान पहले ही 70,000 के करीब जाने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बान कर चुका है और इस वक्त किसी भी दहशतगर्दी का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए तो पाकिस्तान पार्टनर बन सकता है, लेकिन किसी भी किस्म की जंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, वहाँ क्या होने जा रहा है, तालिबान की हुकूमत क्या कायम हो रही है और उसके बाद जो कुछ होगा उसका मंजर क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़कार और अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब। पहला सवाल तो मेरा आपसे सर ये है कि तालिबान का यूं बहुत सारे अज़ला पर कब्ज़ा कर लेना ये तवक्को के ऐन मुताबिक है या तवक्को के ख़िलाफ़ है? मेरे ख्याल में ये तवक्को नहीं थी कि वो 1 मई से लेकर अब तक 60 अज़ला के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। ये बिल्कुल गैर मुतवक्को है। ये तो मालूम था कि देही इलाकों में जो हैं वहाँ तालिबान का कंट्रोल है। खुद अमरीकी कहते थे कि 50% रकबे के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और ये ख़ास तौर पर शुमाली अफ़गानिस्तान में जहाँ पे ट्रेडिशनली तालिबान का इतना असर नहीं रहा, वहाँ पे गैर पश्तून आबादी की अक्सरियत है और तालिबान अक्सर पहले पश्तून थे। अभी लग ये रहा है कि ये ताजिक भी काफ़ी तालिबान की तहरीक में आ गए हैं, उज़्बक भी आ गए हैं और तुर्कमन भी आ गए हैं। हत्ता के हज़ारा जो हैं उनके भी कुछ कमांडर तालिबान के साथ मिल गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में लग ये रहा है कि अफ़गान फ़ौज ने हौसला हार दिया है। वो हथियार डाल रहे हैं, जो मकामी कबायली अमायदीन हैं उनके ज़रिए बातचीत होती है और फिर तालिबान ये फ़ौजियों से और मिलिशिया से हथियार डलवाते हैं, उनको ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं, उनको एक जोड़ा कपड़े और किराए के लिए पैसे देकर रुखसत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से बाकी जो फ़ौजी हैं बाकी अज़ला में वो भी हथियार डाल रहे हैं, क्योंकि पहले उनको तवक्को नहीं थी कि तालिबान उनको माफ़ कर देंगे। तो रहीमुल्लाह साहब, क्या ये खुद अमेरिका के लिए भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल है? हाँ, मेरे ख्याल में अमेरिका ने तो बार बार दावा किया था कि अफ़गान फ़ौज जो है वो अपने आप को संभाल लेगी, हुकूमत को बचाएगी। वो तो काफ़ी पुरुमीद थे और उन्होंने जो तरबियत की थी अफ़गान फ़ौज की 80 अरब डॉलर लगाकर, तो उनका ख्याल ये था कि ये फ़ौज काफ़ी मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी तवक्कुआत के बरक्स अफ़गान फ़ौज तो बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही है। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, ये जो बाइडन का पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना, इस पर अमरीकी सेनेटर्स के बयान सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो लिंडसे ग्राहम है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बात ना करना जो बाइडन का अभी तक, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है और बड़ी तबाही की बात है। आप कैसे देख रहे हैं जो बाइडन अभी तक पाकिस्तान को, इमरान खान साहब से उन्होंने अभी तक बात भी नहीं की फ़ोन पर, क्या वो पाकिस्तान को इसका एक अहम फरीक नहीं समझता या पाकिस्तान का किरदार अहम नहीं समझता या वो नाराज़ है अमरीका फ़ौजी अड्डे ना देने पर? क्या वजह हो सकती है? मेरे ख्याल में इंडिया फिर उनके लिए बड़ा है। इंडिया उनका साथी बनने जा रहा है चीन के ख़िलाफ़, चीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए। फिर जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फार ईस्ट के ममालिक हैं, तो वहाँ उनकी तवज्जो बहुत है। पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान के हवाले से थी, चूँकि अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल रही है तो उनके लिए पाकिस्तान की अहमियत भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान को उन्होंने आइंदा के लिए महफूज रखना है या वहाँ से फिर कोई अमेरिका के ऊपर हमला ना हो जाए, तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान का ताउन हासिल करें। पाकिस्तान के ताउन के बगैर उनको खतरात जो है दरपेश होंगे। अच्छा, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। रहीमुल्लाह साहब, आप अगर तालिबान का इस तरह से बढ़ता हुआ असर रसूख देख रहे हैं और मुस्तकबिल में ये ज़ाहिर और बढ़ जाएगा और एक तरह से उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, तो आप 90s का जो अफ़गानिस्तान था उससे अब के अफ़गानिस्तान को, आइंदा चंद महीने के बाद का जो अफ़गानिस्तान है, उसको कैसे मुख्तलिफ देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में तालिबान को भी सोचना चाहिए कि अगर वो ज़ोर से कब्ज़ा कर लें
और अपनी हुकूमत बनाएं और उसमें किसी और को हिस्सा भी ना दें, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी मुल्क, हत्ता कि पाकिस्तान भी उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। पिछली बार तो फिर भी 3 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ने। इस बार कोई भी उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। गैर मुल्की इमदाद भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे जो इनके मुखालिफिन हैं तो उनको भी कई मुल्कों से मदद मिलेगी और वो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा और पायदार हल तो यही है कि ठीक है, तालिबान की फ़ौजी क़ुव्वत ज़्यादा है, उनको उस हिसाब से हुकूमत में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी हुकूमत में शामिल करना चाहिए और कोई सियासी हल अभी भी उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी ये जो सूरत हाल तब्दील हुई है तो जो उनके मुखालिफ फरीक है वो बहुत कमज़ोर है और तालिबान ही अपनी शराइत मनवाएंगे। अमेरिका को भी मजबूरन तालिबान के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अमेरिका तो सोच रहा है कि वो फिर से बमबारी करे और अफगान हुकूमत को बचाए, काबुल शहर को बचाए, लेकिन ये सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से ये काम नहीं होगा। फिर अमेरिका को अपनी फ़ौज भी रखनी पड़ेगी अफ़गानिस्तान में, जो काफ़ी एक मुश्किल फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में अभी भी ये जो आपने कहा कि अमेरिका को अपनी फ़ौज रखनी पड़ेगी, अब पेंटागन ने ये इंदिया दिया है कि वो इनखला का जो की रफ्तार है उसको सुस्त कर देंगे इस सिचुएशन को देखते हुए। जैसे कि आपने कहा कि उनके लिए गैर मुतवक्के था, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो इनखला तो बहरहाल उनको करना है, या वो ये सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं कि हम अब मुकम्मल तौर पर इनखला ना करें? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इनखला की तारीख तो वही है, यानी 11 सितंबर की तारीख तो उन्होंने दे दी है। कहते तारीख तो वही होगी, वही है, लेकिन जो हम ज़रा जल्दबाजी कर रहे हैं तो वो ज़रा उसको हम आहिस्ता कर लेंगे। यानी पहले कहा जा रहा था कि शायद जुलाई में सारी इनकी फ़ौज निकल जाएगी, न सिर्फ अमेरिका की बल्कि जो बाकी उनके नेटो के इत्तेहादी हैं वो भी निकल जाएंगे, और जो कुछ 7-8 हज़ार प्राइवेट कंट्रैक्टर्स हैं, किराए के फ़ौजी हैं, तो सब निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, आखिर में सर ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होगा इस सारी सूरत हाल में? ये सूरत हाल आपने जैसे कहा गैर मुतवक्के है, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान से बार बार कहा कि आप जंग बंदी करें, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करें, अपने मुतालबात मुज़ाकरात की मेज़ पर मनवाएं, लेकिन तालिबान नहीं माने। तालिबान अब पाकिस्तान की भी हर बात नहीं मानते और वो ज़ाहिर है अपने मफाद में जंग कर रहे हैं 20 साल से। तो मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तान तो कोशिश करता रहेगा एक सियासी हल मुज़ाकरात के ज़रिए, लेकिन ये सियासी मुज़ाकरात जो हैं वो पस मंज़र में चले गए हैं और जो फ़ौजी सूरत हाल है वो हावी है। और लग ये रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद हालात को ज़्यादा अभी तब्दील नहीं होंगे और वहाँ पे जंग में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बहुत तफसील से रोशनी डाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इंतखाबी इस्लाहात के बहुत ही अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का मामला मुसलसल तनाज़े का शिकार है। अपोजिशन जमातें और इलेक्शन कमीशन दोनों इंतखाबी तरमीमी बिल पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत भी इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि आइंदा इंतखाबात को शफ़ाफ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ज़रूरी है और इसके लिए जो कानून साजी की गई है वो वापस नहीं होगी। वो ज़रा ये भी मौक़िफ़ देते नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन जमातें इसलिए इंतखाबी इस्लाहात की मुखालफत कर रही हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बाद उनकी पहली तरजीह PTI होगी, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामान को बाईपास किया है और इन बिल्स की आड़ में हुकूमत इलेक्शन चोरी करना चाहती है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात समेत मुख्तलिफ उमूर पर हुकूमत के साथ बैठने की दावत दी, लेकिन शाम को की गई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते नजर आए। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमातें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इंतखाबात से बाहर रखना चाहती हैं और अपोजिशन की तरफ से बुलाई गई APC पार्लियामान को कमज़ोर करने की साजिश है।
फवाद चौधरी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को भी हाड़े हाथों लिया और तनकीद करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सियासत करनी है तो अपनी जमात बना ले। फवाद चौधरी ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले में अपोजिशन जमातों और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुझे नहीं समझ कि क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी से इतने खौफजदा हैं। उनको ये लग रहा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी सारे का सारा जो है वो इमरान खान का वोटर है और सारा झगड़ा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक जो है बाहर वो नहीं देना चाहते। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो भी पार्लियामान कानून मंजूर करेगी उसके ऊपर वो अमल दरामद करेंगे। अगर किसी को लगता है कि उसे सियासत करनी है, उनको फिर चाहिए अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। अब एक तरफ जहां इंतखाबी इस्लाहात के मामले में अपोजिशन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं चंद रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने भी खत के जरिए हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी उमूर और कानून इंसाफ की वजारतों को भेजे गए मरासलों में 72 मुजवज़ा तरामीम में से 45 के खिलाफ एतराज़ उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आबादी के बजाय वोटर्स पर हल्का बंदियों की तजवीज़ आइन से मुतसादिम है, जबकि सेनेट इलेक्शन की सीक्रेट के बजाय ओपन बैलेटिंग आइन और सुप्रीम कोर्ट की राय के खिलाफ है, जबकि अपोजिशन जमातें भी मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों हुकूमत इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सियासी जमातें ये क्यों नहीं समझती कि उनका इंतखाबी इस्लाहात पर इकट्ठे ना होना सियासत और जमहूरियत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कोई संजीदा पेशरफ्त न की गई तो आने वाले इंतखाबात में गैर जानिबदारी और शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडाट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन की तनकीद जायज़ है या नहीं है? इलेक्शन कमीशन की तनकीद बहुत हद तक जायज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात में और इस सियासत में कोई फ़रीक नहीं है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर भी हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा हिज़्ब इक़्तिदार की मर्ज़ी और इत्तफ़ाक़ राय से हुआ था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं, वो एक कानूनी और दस्तूरी मसला आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये मसला पेश ना आता अगर उनके साथ कोई बामानी किस्म की कंसल्टेशन कर ली जाती। साबका अदवार में भी जब इलेक्शन के अंदर कवानीन में तरमीम हुई तो इलेक्शन कमीशन के साथ बहुत गहरा और मुसलसल राब्ता रहता था और उनकी राय ली जाती थी। उसके नतीजे में फिर जब अमेंडमेंट्स हुई तो उसके नतीजे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ फिर कम से कम कानूनी तौर पे। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा कंसल्टेशन का प्रोसेस ज़रा कमज़ोर रहा, हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और इलेक्शन कमीशन से। लेकिन अहमद साहब ये जो फवाद चौधरी साहब की दलील है कि कानून साजी करना जो है वो पार्लियामान का काम है, इदारों का काम उस पर अमल दरामद करना है कानून के मुताबिक। कानून सही है या गलत है ये फैसला करना उनका काम नहीं है। आपको इस दलील में वजन नज़र आता है? इस दलील में एक हद तक तो वजन है कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, ये दुरुस्त है। और बाकी तमाम लोग उस जब कानून बन जाए तो उस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी तो सूरत यह है कि ये कानून बना ही नहीं है, ये तो अभी सिर्फ कौमी असम्बली से पास हुआ है, सेनेट सामने है, सेनेट की कमेटी से पास होगा तो फिर सेनेट में आएगा और फिर जब पास होगा तो सदर ममलकत उस पर साइन करेंगे। अहमद बिलाल साहब, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हुकूमत पुलिस के हवाले से कोई कानून बनाती है और वो कानून मान लीजिए कि आइन से मुतसादिम होता भी है, तो क्या आईजी साहबान इनकार कर सकते हैं उसको नाफिज करने पर कि हम आपके इस कानून को नहीं मानते क्योंकि ये आइन से मुतसादिम है? देखिए, कोई इस वक्त इनकार तो नहीं कर रहा कि हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वो तो ये बता रहे हैं कि इसमें मुश्किलात क्या हैं और अभी कानून बना भी नहीं है। अभी तो कानून साजी का मरहला है ना, अभी तो आधा कानून का मरहला तय हुआ है, आधा बाकी है। तो इस मौके पे उनकी तरफ से क्योंकि उनके साथ कंसल्टेशन नहीं की गई तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। ये हुकूमत के भी हक में है कि अगर कोई उसके अंदर कोई नक्स रह गया है तो वो उसे अब ठीक कर लें, बजाय इसके कि बाद में ये फिर कोर्ट्स में जाए और कोर्ट्स इस मामले को नल एंड वाइड करार दें अगर ये वाकई आइन से मुतसादिम निकले। तो मेरे ख्याल इस मौके पे कंसल्टेशन में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि कानून साजी का अभी मरहला मुकम्मल नहीं हुआ। बिलाल महबूब साहब, ये बताइए कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिलाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक ख्वाहिश है, ये इस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है इस पर आमादा होते हुए दिखाई नहीं देते।
आप इसमें क्या सुकुम देखते हैं, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि इस पर एक पॉलिटिकल इशू गवर्नमेंट ये तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको खौफ ये है कि हमारी सपोर्ट चूँकि फ़ॉरेन में ज़्यादा है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें वोट देंगे और इससे एक मेजर डिफरेंस पैदा हो जाएगा, इसी वजह से ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है मुख्तसरन के ओवरसीज पाकिस्तानी को तो हक हासिल है पहले ही वोट देने का, लेकिन वो अब जो चाह रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये उन्हें सहूलत बाहर बैठे ही हक इस्तेमाल करने की दी जाए जी। पाकिस्तान में भी ये सहूलत आपको मालूम है कि कोई शख्स अगर रहीम यार खान का है और वो गिलगित में बैठा हुआ है तो उसे वोट देने के लिए वापस रहीम यार खान जाना होगा जी। वो गिलगित में बैठ के नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो ये सहूलत है, हक की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मसला ये है, ये बात सही है, बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल है, ये बात भी सही है, लेकिन असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना वोट की जो सहूलत है बाहर बैठे वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये बात जो कानून साजी हुई है उसमें भी ये दर्ज नहीं है, उसमें सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि ये बात अब अगले जनरल इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट देने का इंतजाम किया जाए। ई वोटिंग का शायद कोई प्लान कर रहे हैं, ई वोटिंग। हाँ, अब वो पहले आपको मालूम है कि जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब, उनके ज़माने में एक टास्क फोर्स उन्होंने बनाई थी, एक्सपर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल थी। उन्होंने इसका जायज़ा लिया था और ये आई वोटिंग का जायज़ा ले के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट में ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उसमें सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, उसमें मदाखलत हो सकती है, उसमें कोई शख्स इसके अंदर मदाखलत करके हैकिंग कर सकता है और उसके ज़रिए ये भी हो सकता है कि पता ही ना चले कि वो जो साहब हैं वो अपनी मर्ज़ी से वोट दे रहे हैं या कोई आदमी वहाँ उन्हें मजबूर कर रहा है। तो अभी हुकूमत ने एक कंसल्टेंट को हायर किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, वो एक स्पेनिश कंसल्टिंग फर्म थी, उन्होंने इसका ऑडिट किया है इसी रिपोर्ट का और वो भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है और वाकई ये आई वोटिंग का निज़ाम जो है ये सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इस पर मजीद काम होने की ज़रूरत है। राइट सर, आखिर में सर ये बता दीजिए कि जैसा कि आपने कहा कि अभी कानून बना नहीं है क्योंकि सेनेट में गया नहीं है और बाकी इसके के जो मरहले हैं वो रहते हैं, लेकिन कौमी असम्बली के हद तक जो अभी तक हुआ है उसमें हुकूमत का ये नुक्ता नज़र कि जो हो गया वो कानून के मुताबिक हुआ है, उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। आपके ख्याल में जो हो गया सो हो गया या नजरसानी हो सकती है, दोबारा पार्लियामान में जा सकता है अपोजिशन को साथ मिलाकर? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए वो इत्तफाक राय से होता बहुत अच्छा था, बहस होती बहुत अच्छा था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो खिलाफ कानून हुआ है, वो ज़ाब्ते के मुताबिक हुआ है और मेरे ख्याल में उसको वापस देने की गुंजाइश भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। अब ये आप सेनेट में हैं, अब सेनेट के अंदर आप उसके अंदर अगर तरामीम करने पर तैयार हो जाएं तो वो मसला हल हो जाएगा, फिर वो वापस कौमी असम्बली में आएगा और कौमी असम्बली फिर उनको अप्रूव कर देगी तो ये कानून बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये चूँकि अगर सेनेट का मरहला भी बाकी है तो कौमी असम्बली के मरहले को अनडू करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपनी राय देने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।